ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 1 से 7 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ बिहार दरोगा मेंस के काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाके प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं विजय कुमार चौधरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजय कुमार चौधरी। इस पुस्तक का जो विमोचन है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करते हैं धौलावीरा कच्छकारण, ये सुमेलित है। धौलावीरा से याद रखिएगा इसका उत्खनन 1990-91 में हुआ था रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। अगर हम कालीबंगन की बात करते हैं तो कालीबंगन सूनी नदी ये अच्छा कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। हाँ, तो धौलावीरा सुमेलित है। कालीबंगन की अगर हम बात करते हैं तो कालीबंगन जो है वो सूनी नदी के किनारे नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं होगा। क्योंकि कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे है और इसका उत्खनन 1953 में बीबी लाल और बी के थापड़ के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राखी गढ़ी की अगर बात करते हैं तो ये घग्गर नदी के किनारे है, सही है। अगर हम बात करते हैं रोपड़ तो ये सतलज नदी के किनारे है, ये भी सही है। इसका भी उत्खनन 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है किस उपनिषद के सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो जबालोनिपनिषद में सभी आश्रमों व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम उपनिषद की बात करें तो याद रखिएगा उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन कब हुआ। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, प्रथम विभाजन पूछ रहा है। तो बौद्ध धर्म का जो प्रथम विभाजन था वो वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति जब संपन्न हुआ था तब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। देखिए जब प्रथम विभाजन हुआ था तो स्थावीर और महासंघिक में इसका विभाजन हुआ था और फिर आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो था वो दो भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ प्रथम विभाजन पूछ रहा है तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो हो जाएगा वैशाली। अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो याद रखिएगा पहला बौद्ध संगति जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे। तो महाराजा रंजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी बने थे वो खड़ग सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअली रंजीत सिंह की मृत्यु हुई थी 1839 में और उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी बने थे वो खड़ग सिंह बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो एहोल अभिलेख का जो संबंध है वो पुलकेशिन द्वितीय से है जो कि एक चालुक्य नरेश थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो लेखक हैं वो रवि कृति हैं। ठीक है, लेखक कौन है, रवि कृति हैं। अगर हम बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय की तो पुलकेशिन द्वितीय से याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और इसने दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। अगर हम बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय की तो इनसे एक और चीज़ याद रखिएगा जिनेंद्र का जो मेघुती मंदिर का निर्माण है वो पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। अजंता के गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किताब उल यामनी किसकी रचना है। तो किताब उल यामनी अगर बात करते हैं तो ये उत्बी की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्बी की रचना है। उत्बी हो गए, अलबुरूनी हो गए, फिरदौसी हो गए, ये सब जो थे वो महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अगर हम बात करते हैं अमीर खुसरो की तो अमीर खुसरो और अमीर हसन जो है वो बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बल्वाचार्य प्रवर्तक थे। तो बल्वाचार्य की अगर बात करते हैं तो ये शुद्ध दैत्यवाद के प्रवर्तक थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक साइड आपको परियोजनाओं के नाम दिए हुए हैं, दूसरे साइड नदी का नाम दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं बगलिहार परियोजना तो ये चिनाब नदी पर है, उकाई परियोजना तापी नदी पर है, तुलबुल परियोजना की बात करते हैं तो ये झेलम नदी पर है और जैकबाड़ी परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हेक्टर मुनरो संबंधित था। तो आपने बक्सर का युद्ध सुना ही होगा। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में हुआ था और 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो ये अंग्रेजों और मीर कासिम अपोनेंट साइड में मीर कासिम था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और
मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था और इसी युद्ध में अंग्रेज विजय हुआ था और इस युद्ध में जो अंग्रेज का सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बक्सर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित संस्था है। तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन एसोसिएशन। अगर हम बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की थी? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किस वर्ष से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा है? तो महात्मा गांधी की तस्वीर वाली जो फोटो है वो चलन में आई है 1996 से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोइंदवाल जाकर भेंट किया और उसकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दान दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अमरदास, जो कि सिखों के तीसरे गुरु थे। गुरु अमरदास से याद रखिएगा इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की भी नियुक्ति की थी। इन्होंने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए थे, जैसे हिंदुओं से इन्होंने अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया था। अगर हम बात और ऑप्शंस की करते हैं, गुरु अंगद की करते हैं, तो गुरु अंगद जो है वो दूसरे गुरु हैं, सिख के दूसरे गुरु, और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ इन्होंने ही किया था। ये दरोगा में 2018 के दरोगा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था। अगर हम बात करते हैं गुरु रामदास की, तो गुरु रामदास जो हैं वो सिखों के चौथे गुरु थे और इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया था और अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना किया था। अगर हम बात गुरु अर्जुन देव की करते हैं तो ये सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया और इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की भी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारत में नाबार्ड पुनर्वृत्ति प्रदान नहीं करता है। पुनर्वृत्ति प्रदान नहीं करता है, तो ये नहीं करता है निर्यात आयात एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात नाबार्ड की करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और अभी तत्कालीन इसके अध्यक्ष का चेयरमैन का नाम है गोविंद रजलू चिंटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो ये स्टाम्प ड्यूटी है। स्टाम्प ड्यूटी जो है वो संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टाम्प ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रखरखाव कौन करता है? तो भारत में अगर विदेशी मुद्रा भंडार के रखरखाव की बात करते हैं तो ये करता है हमारा नेशनल बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। आरबीआई की अगर हम बात करते हैं तो इसका गठन 1935 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और अभी इसके जो गवर्नर हैं वो 25वें गवर्नर हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है। तो पर कैपिटा इनकम जब निकाला जाएगा जब किसी देश की जो राष्ट्रीय आय है उसको उसकी जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय। अगर हम बात राष्ट्रीय आय की करते हैं तो राष्ट्रीय आय जो है भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के संबंध में उत्पादन, आय तथा व्यय विधि का मिश्रित प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अगर हम बात करते हैं सिमोना हालेप टेनिस सुमेलित है, अश्वनी बोपन्ना बैडमिंटन सुमेलित है, स्मृति मंधाना क्रिकेट सुमेलित है। टेनिस की अगर बात करते हैं तो इसमें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, इसके परिसर को कोर्ट कहा जाता है। बैडमिंटन में 2 खिलाड़ी होते हैं, इसके खेल परिसर को कोर्ट कहा जाता है और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं और इसके खेल परिसर को पिच कहा जाता है। तो ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो सुनामी वार्निंग सेंटर जो है वो हैदराबाद में स्थित है और ये 2007 से कार्य कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। हैदराबाद से और याद रखिएगा हैदराबाद में सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी है और कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र भी हैदराबाद में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो पाइका विद्रोह जो था वो उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विद्रोह था और पाइका विद्रोह बख्शी जंग बंधु द्वारा 1817 में शुरू किया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे निर्दयतापूर्वक दबा दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्शी जगबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। तो पूर्वी तटीय मैदान की अगर हम बात करते हैं तो इसका एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तटीय मैदान। अगर हम बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की तो ये बंगाल की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक के तट के बीच का भाग है और कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के तट के बीच का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे अवस्थित है यह किसकी सहायक नदी है। तो ये मूसी नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा। कृष्णा से याद रखिएगा ये महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा के कुछ और सहायक नदियां हैं जैसे तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अगर हम बात करते हैं तुंगभद्रा की तो ये भी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी की कुछ सहायक नदियां के नाम याद रखिएगा जैसे पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती। कावेरी की अगर बात करते हैं तो कावेरी की सहायक नदियां से याद रखिएगा स्वर्णवती, अमरावती, भवानी, हेमवती, ये सब कावेरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक वैश्विक सम्मेलन हुआ था और उस वैश्विक सम्मेलन में ये कहा ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए किया गया था और इस सम्मेलन में CFC गैसों के उत्सर्जन को रोकने हेतु संधि किया गया था और इसे ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत क्षरण रोकने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दिन रात जिसके कारण होता है वो है। तो देखिए दिन रात जो होता है वो पृथ्वी के अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी का भू परिभ्रमण के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है और पृथ्वी के इसी गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं और इसी गति से दिन रात होता है। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के अक्षीय झुकाव की तो पृथ्वी के अक्षीय झुकाव से याद रखिएगा पृथ्वी का जो अक्ष है उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अगर हम बात करते हैं चंद्रमा की तो चंद्रमा का परिक्रमण से याद रखिएगा चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में वो अपने कक्ष पर भी एक घूर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनुमोदी किस पहाड़ी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ये अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2696 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। इसका विभाजन का क्या आधार है। तो गारो, खासी और जयंतिया ये सब मेघालय की जनजातियाँ हैं और इसी के नाम पर इनका विभाजन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनजातियाँ। एक और मेघालय से याद रखिएगा मिकिर जनजाति, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। मिकिर जनजाति जो है वो मेघालय की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो भारत का टोटल जो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल में उसको काल बैसाखी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं इसको पूर्वी भारत में तो पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है, कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है और केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। यहाँ क्वेश्चन में पश्चिम बंगाल पूछ रहा है तो पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो कृषि को प्रभावित करता है वो है वर्षा, यानी वृष्टि जो है वो सही आंसर होगा। देखिए भारतीय कृषि जो है वो टोटली वर्षा पे डिपेंड है और इसी के भारतीय कृषि में वर्षा के महत्व के कारण ही इसे मानसून का जुआ कहा जाता है।
अगर हम बात करते हैं भारत कृषि की, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि होता है, 4% भूभाग चारागाह है और लगभग 21% भूमि पर वन है और 24% भूमि जो है वो बंजर तथा बिना उपयोग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है केरल से लगे तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो केरल से लगे तटीय भाग को हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालाबार तट। मालाबार तट जो है वो मैंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तट है। अगर हम बात करते हैं कोंकण तट की, तो कोंकण तट जो है वो गुजरात से गोवा तक का तट है और केंद्र तट की अगर बात करते हैं तो ये गोवा से मैंगलोरी तक का तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। तो बादामी क्रांति का जो संबंध है वो मसाला उत्पादन से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मसाला उत्पादन। अगर हम फल उत्पादन की बात करते हैं तो याद रखिएगा सुनहरी क्रांति, और अगर हम उर्वरक उत्पादन की बात करते हैं तो याद रखिएगा भूरी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। तो देखिए ऊपर से अगर 5 जनसंख्या घनत्व वाले हम राज्य की बात करते हैं तो सबसे ऊपर है बिहार, 1106 है उसका जनसंख्या घनत्व। उसके बाद है पश्चिम बंगाल 1028, उसके बाद केरल 860, फिर उत्तर प्रदेश 829 और फिर हरियाणा 573। तो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए, बिहार का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का जो कि केवल 17 है, और उसके बाद फिर है दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे पर सिक्किम, चौथे पर मणिपुर और पांचवें पर नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो विषुवत वृत्त के समीप स्थित है और यहाँ की जो जलवायु है वो विषुवतीय है और इसी के कारण यहाँ पर सदाबहार वनों का विकास हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सदाबहार वन। अगर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ जिलों की कुल संख्या है 3 और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 8249 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सही सुमेलित, पहला सुमेलित है त्रिक नियम, अष्टक सिद्धांत न्यूजीलैंड सुमेलित है, मौसले आधुनिक आवर्त सारणी सुमेलित है, हाइजेनबर्ग अपवर्जन नियम ये सुमेलित नहीं है। हाइजेनबर्ग जो थे वो अनिश्चितताएं सिद्धांत दिए थे और अपवर्जन नियम की बात करते हैं तो ये पॉली से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो फ्यूज को सदैव परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, गलत है क्योंकि फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और विद्युत फ्यूज तार समांतर तांबा तथा टीन के मिश्र धातु का बना हुआ है, ये भी गलत है क्योंकि फ्यूज जो समानता होता है वो सीसा तथा टीन के मिश्र धातु का बना हुआ था। तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। देहरादून से एक और याद रखिएगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। अगर और ऑप्शंस की बात करें तो लखनऊ से याद रखिएगा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। न्यू दिल्ली की अगर बात करते हैं तो न्यू दिल्ली से याद रखिएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है निम्न में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। तो गर्म एवं अस्थायी जलधारा देखिए अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण विषुवतीय जो जलधारा है सॉरी मोजाम्बिक की जो जलधारा है वो गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हिंद महासागर की अगर बात करते हैं तो हिंद महासागर की जो ग्रीष्मकालीन मानसून की जो जलधारा है वो गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है। तो हिंद महासागर की अगर हम बात करते हैं तो जो अस्थायी गर्म जलधारा है वो है दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा, अग्निहास की जलधारा और मोजाम्बिक की जलधारा। और ठंडी एवं अस्थायी जलधारा हो जाएगा तब हो जाएगा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। तो ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा हो गया, ये है जो ठंडी एवं अस्थायी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण जिम्मेवार कारक है। तो ग्लोबल वार्मिंग हेतु है धान की फसल। क्यों? क्योंकि धान की जो फसल होती है उसके खेत से मीथेन गैस निकलता है जो ग्लोबल वार्मिंग हेतु जिम्मेदार है। धान की अगर बात करते हैं तो ये खरीफ फसल है और सबसे ज़्यादा चावल जो है वो चाइना में होता है और भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में इसका उत्पादन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है दक्षिणी अल्पास पर्वत किस देश में स्थित है? तो दक्षिणी अल्पास पर्वत जो है वो न्यूजीलैंड की प्रमुख पर्वत श्रेणी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है बिहार में कौन सी नदी गंगा में दक्षिण दिशा में नहीं मिलती है? तो उत्तर बिहार की सबसे जो पूर्वी नदी है महानंदा, जो हिमालय से निकलती है और कटिहार के समीप गंगा में मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानंदा। अगर हम गंगा नदी की बात करते हैं तो इसका जो उद्गम स्थान है वो केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान से है और इसकी जो कुछ सहायक नदियाँ हैं वो है अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है पर्वत पदीपीय पठार को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। और ये जो होता है वो एक तरफ से ऊंचे पर्वतों से और दूसरी तरफ से मैदानी क्षेत्रों से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है गेहूँ किस कुल का उदाहरण है? तो गेहूं हो गया, मक्का, धान, जौ, ये सब जो है वो ग्रामनी फैमिली का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं से याद रखिएगा सबसे ज़्यादा गेहूं का जो उत्पादक है वो है चाइना और इंडिया में अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो क्या होगा? अगर लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। लोकसभा से याद रखिएगा लोकसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 81 में है और मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये कम से कम 2/3 होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2/3। देखिए अनुच्छेद 312 के तहत केवल राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है। राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा से एक और चीज़ याद रखिएगा, राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है लोकसभा में गण पूर्ति या कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? तो कोरम जो होता है वो 1/10 होता है या 55। तो इस क्वेश्चन को सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10। कोरम व्यवस्था से एक चीज़ याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 में कोरम व्यवस्था को पूर्णवत रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, बिल्कुल सही है। संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ये गलत है क्योंकि संयुक्त अधिवेशन जो है वो संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक जो है वो दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा की अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, ये बिल्कुल सही है। देखिए संयुक्त अधिवेशन की अगर बात करते हैं तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ऐसे तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लेकिन अगर लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति है तो उसके दौरान सदन का उपाध्यक्ष करेगा। सदन का उपाध्यक्ष भी यदि अगर उपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। अगर राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित है तो ऐसा कोई अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। अगर हम संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद के किस समिति इसकी जांच करती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति से एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 हो गए हैं लोकसभा से और 7 जो होंगे वो राज्यसभा से 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होंगे। लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है। अगर हम बात नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की बात करते हैं तो इनका विवरण अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 में है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए तब तक कार्य करते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते हैं और यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता संचित निधि पर भारित है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन संचित निधि पर ही है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पेंशन ये भी है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ता नहीं है। उच्च न्यायालय का जहां भी बात आ जाएगा तो संचित निधि में सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन दिया जाता है। वेतन और भत्ता की अगर बात करते हैं तो ये राज्य समेकित निधि पर भारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है कौन से अनुच्छेद से? तब आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 281। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है अनुच्छेद 280 से, लेकिन अनुच्छेद 280 ये कहता है कि राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं तो कह रहा है विवाह एवं तलाक किस सूची का विषय है? तो विवाह और तलाक जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। अगर हम बात संघ सूची की करते हैं तो कुल अभी इसमें 100 विषय हैं लेकिन मूलतः 97 थी। अगर हम बात राज्य सूची की करते हैं तो अभी इसमें 61 विषय है लेकिन मूलतः 66 था। समवर्ती सूची की अगर बात करते हैं तो अभी इसमें 52 विषय है, मूलतः 47 विषय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो राष्ट्रीय आपात संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती है, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार को निलंबित नहीं किया जाता है लेकिन वो संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपात की घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है, और संसद द्वारा आपातकाल में राज्यों के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक प्रभावित रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अपक्षेप का रंग कौन होगा? तो बनने वाले अपक्षेप का रंग हो जाएगा सफ़ेद। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं, और काली चूना के प्रतिक्रिया जल से कराने पर बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। आपने इक्वेशन भी पढ़ा होगा CaO + H2O = गिव्स Ca + OH का होल 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 56 की, तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया है? तो ये किया गया है 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसके साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, 31वां संविधान संशोधन में केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व है वो भी 25 से घटाकर 20 कर दिया गया है। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो पहले ऑप्शन में कह रहा है 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन ये कहता है, जो 1971 में हुआ है, ये कहता है कि इस संशोधन के अंतर्गत संसद की शक्ति को स्पष्ट किया गया है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अगर हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन की, तो ये हुआ है 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और इसके तहत जो कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बातें हैं वो ये है कि 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था, और लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। अगर हम बात 44वां संविधान संशोधन की करते हैं, जो कि हुआ है 1978 में, तो इससे याद रखिएगा लोकसभा विधानसभा पुनः 5 वर्ष के लिए कर दिया गया, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 47। ये सब आते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आप लोग को पता ही होगा, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अगर हम बात अनुच्छेद 46 की करते हैं तो अनुच्छेद 46 से याद रखिएगा, अनुच्छेद 46 ये कहता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अगर हम बात अनुच्छेद 48 की करते हैं तो ये कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, और अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है AB रक्त समूह में, देखिए AB रक्त समूह की अगर बात करते हैं तो इसको सर्वग्रहता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। और जो O ब्लड ग्रुप होता है उसको हम लोग सर्वदाता कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। रक्त समूह की अगर बात करते हैं तो इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बंट जाती है, क्योंकि प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए विभिन्न रंगों का जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है वो अलग अलग होता है। अधिक तरंगदैर्घ्य वाले जो प्रकाश का जो विचलन होता है वो कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा कम होता है। भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य का प्रकाश का कांच में भिन्न भिन्न चाल से चलती है, जिससे प्रकाश का जो विचलन है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है उत्प्लावन बल निर्भर करता है। तो उत्प्लावन बल जो है वो विस्थापित द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापित द्रव के घनत्व पर। तरल का घनत्व देखिए जितना अधिक होगा उत्प्लावी बल उतना ही अधिक लगेगा और वस्तु द्रव में तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा प्रति चुंबकीय पदार्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रति चुंबकीय पदार्थ के जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं सोना, चांदी, हीरा, तांबा, जस्ता, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। तो सभी तत्वों में उपस्थित होता है हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। इसी के कारण धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लगभग सभी अम्ल जो है वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन गैस की अगर बात करते हैं तो इसकी खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है किसी पदार्थ का अपचयन होता है यदि उसमें, देखिए अगर जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो उसका उपचयन होता है, और तथा किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसका अपचयन होता है। तो यहाँ उपचयन पूछ रहा है तो यहाँ यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थैम्ब्रोसाइट। थैम्ब्रोसाइट जो होता है वही रक्तस्राव को रोकने और रक्त जमने में सहायक होता है। इसे हम लोग प्लेटलेट्स भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके जीवन काल की तो इसका जीवन काल जो होता है वो 3 से 5 दिन होता है, और इसकी मृत्यु जो होती है वो प्लीहा में होती है। अगर हम और ऑप्शन की बात करते हैं, अगर रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है 20 से लेकर 120 दिन, और इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। वाइट ब्लड सेल्स की अगर बात करते हैं तो इसका जीवन जो काल है वो 2 से 4 दिन है, और इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। और आकार एवं रचना में यह अमीबा के समान होता है, और इसमें केंद्रक भी रहता है। अगर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की तो ये WBC का ही एक उप प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोकार्बन। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्केन आता है, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्कीन और अल्काइन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है निम्न में से किस एक की एक समान बीमा नहीं होती है। तो देखिए बीमा पूछ रहा है तो घनत्व और सापेक्ष घनत्व का जो बीमा होता है वो एक समान नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है पीत लवण निम्न में से कौन सी विटामिनों की आहार नल द्वारा अपसेशन में मदद करता है। तो पीत लवण जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होता है। इसे यकृत में संश्लेषित किया जाता है और पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है, और यह विटामिन ए, डी, ई और के का अवशोषण आहार नाल में करने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन जो होगा वो पौधों में पाया जाता है। ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जैसे ऑक्सीन हो गया, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ये सारे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है मोमबत्ती का जलना। तो देखिए जब वो जलता है तो वहाँ पे कंबसन होता है, तो कंबसन यानी दहन होता है। तो जब दहन होता है तो वो तो रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन जब उससे मोम जो पिघल के गिरता है उससे दोबारा हम लोग मोमबत्ती बना लेते हैं तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है। तो जल की अगर कठोरता की हम लोग बात करते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के तत्वों की अधिक मात्रा के कारण होता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा इसका सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है एक द्विघनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 14 और उसका परमाणु भार है 56, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 2, 8, 14, तो यहाँ से आप उसकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर तो निकाल ही सकते हैं। 2, 8, 14 को प्लस कर दीजिएगा यानी उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 24 और परमाणु भार है 56। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार में से आप अगर परमाणु संख्या माइनस कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो 56 - 24 यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो 32 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है बिलियन का सबसे प्रमुख गुण है। तो बिलियन का जो सबसे प्रमुख गुण है वो ये है कि समांग मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समांग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कहना है निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधक तत्व है। त्रिबंधक तत्व की बात कर रहा है तो नाइट्रोजन जो है वो त्रिबंधक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है लिटमस किससे प्राप्त होता है। तो लिटमस की अगर बात करते हैं तो ये थैलोफाइटस समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। अगर हम बात करते हैं लिटमस की तो इसे सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है आवर्त सारणी में कि किस उपवर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है। तो 7A उपवर्ग को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। और इसमें जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब इसमें तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या होता है। तो रासायनिक रूप से इंसुलिन की अगर बात करते हैं तो ये पेप्टाइड होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंसुलिन की अगर बात करते हैं तो इंसुलिन से याद रखिएगा यह अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है और यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके आगे 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जिसका सॉल्यूशन मैं आपको PDF के फॉर्म में अवेलेबल करवा दिया हूं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला आप लोगों को तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप लोगों का मार्क्स कितना आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।